Hi everyone, welcome to all of you in my YouTube channel. Guys, आज हम आपको जो चीज़ बताने वाले हैं वो प्रायः स्पोकन में और दैनिक जीवन में बहुत ही काम आने वाली चीज़ है और इस तरह के वाक्यों को हर व्यक्ति को जो अंग्रेजी बोलना चाहता है उसको अवश्य याद रखना चाहिए, क्योंकि यह आए दिन डे टू डे लाइफ में इसका प्रयोग होता ही रहता है। वो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस की हिंदी होती है शर्त सूचक शर्तवाचक वाक्य। अर्थात इसकी पहचान की बात करें तो पहचान में वाक्य में इस तरह के वाक्य में एक शर्त होती है तथा शर्त पूर्ण होने पर परिणाम भी रहता है, और इसको पहचानने के लिए यह भी रहता है कि यह अगर यदि यानी इफ से तथा जब तक या जब तक कि अनलेस से शुरू होता है। यह चार प्रकार का होता है। चार तरह की शर्त होती हैं जो यूज की जाती है। इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में हम चार स्थिति पाते हैं जिनका अलग अलग ढंग से हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं और उसको पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला है कि साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य और हैबिट आदत प्रकट करने वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं वो पहले टाइप को के श्रेणी में रखा जाता है, या यूं कहा जाए कि वह पहले प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस होता है। और इसका प्रयोग हम निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आज मैंने आपको इसको अनुवाद करने के लिए इसके स्ट्रक्चर को भी लिख दिया है। स्ट्रक्चर इसका होगा कि सबसे पहले इफ आएगा, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, और उसके बाद तो का अनुवाद नहीं होता है, तो के लिए हम कामा लगाते हैं। उसके बाद फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दूसरा वाला उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको भी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक चीज और माइंड करिए, इसमें तुम का लोप रहता है। तुम रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, तुम या आप। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि पानी गर्म करो तो यह उबलता है। और ध्यान दीजिए, यदि तुम पानी गर्म करोगे, ये भी लिखा जा सकता है और लिखा भी रहता है। यदि तुम पानी गर्म करोगे तो यह उबलेगा, इस तरह से भी ये हो सकता है। तो यदि तुम पानी गर्म करो तो यह उबलता है, तो हम स्ट्रक्चर का ध्यान देते हुए लिखेंगे। पहले सबसे पहले लिखेंगे इफ यू गरम करना हीट, इफ यू हीट द वाटर, इफ यू हीट द वाटर, तो अब यहां तो के लिए हम क्या लगाएंगे, कामा लगा देंगे। तो यह उबलता है, इट बॉइल्स। तो इसमें देखिए ये साइंटिफिक रीजन आ रहा है, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसमें कह लिया जाए कोई कंडीशन नील कंडीशन है, इसमें नो कंडीशन है। ये साइंटिफिक फैक्ट को दिखा रहा है कि इफ यू हीट द वाटर, यदि तुम पानी गर्म करो तो यह उबलता है, इट बॉइल्स। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, यदि 2 और 2 4 जोड़ो तो, यदि और 2 जोड़ो तो 4 होता है। फिर इसमें यदि 2 और 2 जोड़ोगे तो यह 4 होगा, लेकिन उसका जो अनुवाद होगा, जो ट्रांसलेशन हम करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे, चाहे वो गागी आए या ताती आए। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, यदि तुम 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा। यदि तुम 2 और 2 जोड़ो तो 4 होता है, सेम सेंस है। लेकिन जो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होगा, जो इंग्लिश हम बनाएंगे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, विल शैल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। तो जैसे इसको देखते हैं, इफ
यू एड टू एंड टू यहां तो के लिए कामा, इट मेक्स 4। यहां देखिए, इफ यू एड 2 and 2 इट मेक्स 4। यदि तुम 2 और 2 जोड़ो तो 4 होता है। ये देखिए आपको सार्वभौमिक सत्य वाली कंडीशन बता रहा है। यहां आपकी जो कंडीशनल सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यदि एक अजनबी कुत्ते के पास जाता है तो वह तुरंत भौंकता है। फिर यहां पर, या यदि एक अजनबी कुत्ते के पास जाएगा तो वह तुरंत भौंकेगा। वो गागी की भी रहेगा, लेकिन उसकी जो जो उसका ट्रांसलेशन होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। यदि इफ ए स्ट्रेंजर गोज टू ए डॉग तो वह तुरंत भौंकेगा। इट, यहां तो के लिए फिर कामा लगाएंगे, इट बार्क्स एट वंस, इट बार्क्स एट वंस। तो गाइज आपने देखा, जो पहले प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें हम 3 तरह के फैक्ट पाते हैं। पहला साइंटिफिक फैक्ट है, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ है और तीसरा हैबिचुअल एक्शन। यहां हैबिट इंडिकेट कर रहा है, हैबिट इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह पहला प्रकार का जो आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें इस 3 तरह की ये चीजें उसमें आती हैं। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप। अब सेकेंड प्रकार का जो होता है इसका भविष्य में किसी संभावित पॉसिबल स्थिति के लिए कोई संभावना है, ऐसी स्थिति को इंडिकेट करने के लिए हम ये सेकेंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत उसका अनुवाद करते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। स्ट्रक्चर सा क्या रहेगा, इफ रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा और सेकेंड में सब्जेक्ट रहेगा, विल या शैल रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म ना होकर के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अब जैसे इसमें है, यदि वर्षा होगी तो मैं बाजार अवश्य नहीं जाऊंगा। यदि वर्षा होगी तो मैं बाजार अवश्य नहीं जाऊंगा। अब देखिए यहां ये भले गागी आया है लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे। तो इसका हो जाएगा, इफ इट रेन्स, यहां पर विल का प्रयोग नहीं करेंगे, भले यहां पर हो गया रहा। इफ इट रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, फिर इसमें विल आएगा तो मैं बाजार अवश्य नहीं जाऊंगा। तो के लिए कामा लगाएंगे, आई विल नॉट, अवश्य विल नॉट गो टू मार्केट। तो गाइज आपने देखा यहां पर कंडीशन आ रही है, इफ को मतलब कंडीशन की अगर बारिशों की संभावित है तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो दूसरे टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें भविष्य में किसी संभावित पॉसिबल स्थिति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नाउ थर्ड टाइप जो होता है वो है प्रेजेंट या फ्यूचर की अनरियल, अवास्तविक, इम्पॉसिबल, असंभव, इमेजिनरी, काल्पनिक स्थिति में इस टाइप का सेंटेंस यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम लिख दे रहे हैं। स्ट्रक्चर लिखे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ लगाएंगे फिर इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट लगाने के बाद फिर तो के लिए कामा लगाएंगे, फिर सिंपल सेंटेंस में
प्रेजेंट सब्जेक्ट और वुड का प्रयोग करेंगे, V1 लगेगा वर्ब की फर्स्ट पर और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि यदि मैं लॉटरी जीतता तो नई कार खरीद लेता। अब इसका जब हम इसका वो करेंगे अनुवाद, इफ आई सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वन लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीतता, पास्ट की घटना है, यदि मैं लॉटरी जीतता तो नई कार खरीद लेता। आई वुड बाई ए न्यू कार। इसमें देखिए एक अनरियल अवास्तविक चीज बताई जा रही है कि इफ आई वन लॉटरी तो आई वुड बाई ए कार। सेकंड एग्जाम्पल में अगर देखें, यदि कमरे में भूत आ जाता तो सब भाग जाते। ये क्या है? असंभव है, इम्पॉसिबल चीज के लिए जब हम करेंगे, यदि कमरे में भूत आ जाता तो सब भाग जाते। तो इफ ए घोस्ट appeared in the room तो सब भाग जाते। एवरीवन या ऑल जो भी कर लीजिए, कामा लगाएंगे तो के लिए, तो ऑल वुड रन अवे। तो गाइज यहां देखिए ये इम्पॉसिबल है, यदि कमरे में भूत आ जाता तो सब भाग जाते। तो अपीयरिंग ऑफ द घोस्ट इज एन इम्पॉसिबल इंसिडेंट, तो हो नहीं सकता। तो असंभव के लिए है कि इफ ए घोस्ट अपीयर्ड इन द रूम ऑल वुड रन अवे, तो सब भाग जाते। तीसरा है कल्पना के लिए, इमेजिनरी, यदि मैं राजा होता तो तुम्हें मंत्री बनाता। अब यहां पर इसका अनुवाद हम करेंगे, इफ आई वर, गाइस आई के साथ वाच लगता है जब उसको कल्पना में लेते हैं सब्जंक्टिव मूड में, तो आई के साथ वेयर लग जाता है। आई के साथ नहीं, अगर ही होता तो उसके साथ भी वेयर लग जाता। तो इफ आई वेयर ए किंग, यदि मैं राजा होता तो तुम्हें मंत्री बनाता। कामा लगाएंगे तो के लिए, आई वुड अपॉइंट या मेक अपॉइंट मिनिस्टर। तो यदि मैं राजा होता तो तुम्हें मंत्री बनाता। इफ आई वर ए किंग आई वुड अपॉइंट यू, तुम्हें, यहां यू लिख दीजिए, आई अपॉइंट यू मिनिस्टर, तो मैं आपको मंत्री बनाता। अब यहां पर एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, काल्पनिक स्थिति के लिए। तो इस तरह से इसमें तीन तरह की जो स्थिति आती है उसमें इस तरह के सेंटेंस आते हैं और उनको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको अनुवाद कर लेना चाहिए। नाउ चौथी स्थिति जो होती है कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें लिखा जाता है अतीत में, पास्ट में पछतावा करने के लिए, रेग्रेट करने के लिए। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होगा कि इफ लगेगा, फिर पास्ट परफेक्ट रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड हैव का प्रयोग होगा और वी थर्ड लगेगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते तो अच्छी नौकरी पा जाते। अब यहाँ पर एक पछतावा हो रहा है कि अगर हम अच्छी कंडीशन की कठिन परिश्रम करते तो हमें अच्छी नौकरी मिल जाती। तो इसका जब हम अनुवाद करेंगे, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तो कामा लगाएंगे तो के लिए, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव गॉट ए गुड जॉब।
तो आपको अच्छी नौकरी मिलती, आप अच्छी नौकरी पाते। तो गाइस ये मैंने संक्षेप में कोशिश किया है कि संक्षेप में आपको कंडीशनल सेंटेंस की जानकारी दें और मैंने जानकारी दिया भी। आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गई होगी। तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस की बात आए तो आप इनकी स्थिति के बारे में समझें और उसी तरह से उसका हमेशा आप प्रयोग करें, बोलें। और एक बात और बताना चाहेंगे, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर सेंस जिसका निकल रहा होगा उसी स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करते हुए टिक मार्क का लगाएंगे ऑप्शन में, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस की जो स्थिति होती है यही 4 होती है। तो आई होप कि आपके समझ आ गया होगा। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अगर नए हैं तो फिर वही रिपीट करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बने रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ। आपको अब यूज और अन्य विशेष रोचक जानकारी प्रदान की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।